Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए 12th क्लास से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड चैप्टर पर पहुंचे हैं। और फर्स्ट चैप्टर के लिए देखिए जो न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने वैसे बीच में कराए थे एग्जांपल्स। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप पे करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं या आप मेरे नंबर पर पर्सनली बता भी सकते हैं। मैंने नंबर भी पहले से ही प्रोवाइड करा आपका 7009077041। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी आपको जो प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको वीडियो आगे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। तो सेकंड चैप्टर का जो नाम है और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेकंड चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस या स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो इस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये भी दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे पहला चैप्टर दो पार्ट्स में पढ़ा वैसे एक पार्ट में स्थिर वैद्युत विभव और दूसरे में कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए सारी चीजों को जानने के लिए, इन सभी चीजों को जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है इसको जानने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जानना जरूरी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा, ठीक है। ये अगर हमें पता है तो हम इस चीज को थोड़ा इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए वैसे तो स्थितिज ऊर्जा आप पढ़ चुके हैं, स्थितिज ऊर्जा कब पढ़ चुके हैं? 11th में पढ़ चुके हैं 6th चैप्टर में, कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर में। 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण वाले में, ठीक है। तो इन दो चैप्टर में से आप इसको पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो जो वस्तु है देखिए अगर मान लिया सपोज दैट ये कोई ए वस्तु है और इसकी जो भी पोजीशन होगी, जो भी स्थिति है, इसको इस स्थिति तक लाने में, इसको इस स्थिति में बनाने में या लाने में जो भी कार्य किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है वो ही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो हमने 8th चैप्टर में 11th में पढ़ा था गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को। क्या था कि हम अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्व क्षेत्र में लाते थे और जो कार्य किया जाता था वो कार्य कहलाता था क्या? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब सबसे मेन चीज ये है देखिए कि वहां हम अनंत से लाते थे, क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ चुके हैं और जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं, दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज है वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। इसके बारे में हम पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं और 11th में तो हम पढ़ ही चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो दोनों की ही रेंज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की जो रेंज होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र और गुरुत्व क्षेत्र की जो रेंज है वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है, ठीक। अब हम एक ऐसी कंडीशंस भी मानते हैं जहां जिस पोजीशन को, यानी एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी वस्तु के बारे में स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे होते हैं। तो हम ऐसे जो रेफरेंस पॉइंट होता है, यानी एक आप ऐसे समझते हैं एक ऐसा पॉइंट मान के चल सकते हैं जहां से हम सारी गणनाएं करने के लिए यूज करेंगे कि कहां से हम वस्तु को ला रहे हैं। जैसे मैंने बोला हम अनंत से लाए हैं, तो अनंत से क्यों लाए? क्योंकि अनंत में जाके देखिए हम ये कह सकते हैं। अब देखिए मैंने बोला स्थितिज ऊर्जा की मैंने नॉर्मल परिभाषा आपको क्या बताई, आप इस चीज को सोचिए, फिर मैं उसी के ऊपर बताता हूँ कि अनंत की क्यों माना। कि स्थिति मैंने बोला वस्तु को एक जगह से जब दूसरी जगह ले जाया जाता है तो कार्य किया जाता है। जो कार्य किया जाता है वही किस रूप में संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है। अब इनफाइनाइट में जब कोई वस्तु रखी है तो वहां हम ऐसा मान के चलते हैं कि वहां वस्तु को उसके आसपास इधर उधर ले जाने में जो कार्य नहीं किया जाता, वस्तु वहां स्वतः इधर उधर चल सकती है, यानी उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता। आप ऐसे मान चलिए, ठीक है। आप बाकी सारी चीजों को इग्नोर करिए, बस ये समझ के चलना है कि जब हम अनंत पर वस्तु को मान रहे हैं तो वहां यानी जो भी निर्देश बिंदु होगा, यानी जो रेफरेंस पॉइंट है उसका, वहां यदि वस्तु को रखा जाता है तो वहां ऐसा माना जाता है कि उस बिंदु के सापेक्ष वहां वस्तु को अगर हम उसके नियरेस्ट किसी बिंदु के लिए लेकर जाते हैं या वहां
तो वहाँ जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 0 है। ठीक है, इसलिए वहाँ स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। आप इस बात को क्लियर करते चलिए। ठीक इसलिए जब हम वहाँ लेते थे तो वहाँ अनंत लेते थे, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की अनंत है और अनंत उसका रेफरेंस पॉइंट है। और हम ग्रेविटेशनल फोर्स की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर हम वस्तु का रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी ही लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है, यानी गणनाएं करना आसान हो जाता है। दूसरी चीज, जब हम पृथ्वी के लिए बात करते हैं तो हम पृथ्वी की सतह को रेफरेंस पॉइंट मानकर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह को रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद यहां देखिए, अब इस रेफरेंस पॉइंट से क्या होता है अब उसके बारे में बात करते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि स्थितिज ऊर्जा दो बिंदुओं के बीच कभी नहीं परिवर्तित हो सकती। स्थितिज ऊर्जा दो बिंदुओं के बीच कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती। यानी अगर मैं बात करूं ए और बी ये पॉइंट हैं, तो इन बिंदुओं पर अगर मैं किसी भी कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा का डिफरेंस निकालता हूं, यानी यहाँ और यहाँ इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा निकाल रहा हूं, तो ये जितनी एक बार आई है उतनी ही हमेशा रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट है, यदि देखिए अब रेफरेंस पॉइंट एक मैंने यहाँ मान लिया, एक यहाँ मान लिया, एक यहाँ मान लिया, मैंने बोला यदि मैं देखिए इन बिंदुओं के कारण इस पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी इन दोनों, इस रेफरेंस पॉइंट के लिए अगर मैं डेल्टा यू निकालता हूं इन दोनों के बीच में, तब अब निकालता हूं और अब निकालता हूं, तो स्थितिज ऊर्जा नहीं बदलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ U1 स्थितिज ऊर्जा और यहाँ U2, तो A यहाँ देखिए O, P और Q, तीनों ही पॉइंट के लिए O, P और Q के लिए जो ऊर्जाएं होंगी वो अलग अलग होंगी। यानी यहाँ U1 कुछ और होगी, इसके लिए U1 कुछ और होगी, इसके लिए कुछ और होगी। ऐसी U2 भिन्न भिन्न होगी, इसके लिए U2 कुछ और होगी, इसके लिए U2 कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। लेकिन मैंने बोला जो दोनों के बीच का, यानी U1 और U2 का जो डिफरेंस रहेगा, चाहे आप रेफरेंस पॉइंट कोई सा भी लें, वो कांस्टेंट रहेगा। ये नहीं है कि हाँ बदल जाएगा कि अगर इस टाइम डेल्टा यू आई तो बाद में कुछ और हो गई होगी। यानी इस टाइम डेल्टा यू की वैल्यू, सपोज दैट अगर आर एक्स है, ठीक है, तो अगर एक्स है तो ये हर बार एक्स ही आएगी, चाहे आप पॉइंट कोई सा भी लें, ओ ले, पी ले, क्यू ले। लेकिन आप अलग अलग की बात करेंगे कि U1 U2 की, तो वो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, तो ये थी स्थितिज ऊर्जा की बात। अब मैं बात करता हूं, देखिए कि हम अब आ जाते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा पे, जो हम पढ़ने वाले हैं। क्या है उसमें, तो मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यानी ये सोर्स है, चार्ज और सोर्स, ठीक है, ये सोर्स चार्ज। अब मैंने इससे दो पॉइंट लिए इससे अलग, एक यहाँ एक Q0 है, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया A, यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया B। ठीक है, और आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ आप Q0 चाहे इसी पॉइंट पे ले लें। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये, और फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी। यानी जो Fe लग रहा होगा तो ये दोनों ही क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है और ये Q0 है, तो Q0 पर बाहर की ओर क्या लगेगा, बल लग रहा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि B से A की ओर, B से A की ओर मुझे Q0 को लेकर आना है। B से Q0 की ओर मुझे एक जो Q0 आवेश है, मुझे यहाँ Q0 को B to A लाना है। ठीक है, जब B to A लाना है तो आप ये सोच के चलिए, एक फोर्स लग रहा है Fe, एक फोर्स लग रहा है Fe। ठीक है, तो अब देखिए एक कंडीशन और समझ के चलिए, यहाँ ये हमेशा ऐसी कंडीशन में जब हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो हमेशा एक कण की हम इस तरह से गति कराते हैं जहां त्वरण क्या हो, 0 हो, और त्वरण 0 होने का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज 0। यानी कि ऐसी, यानी जब हम स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे होते हैं तो वस्तु को जो गति कराते हैं वो इस तरीके से कराते हैं कि उसका त्वरण हमेशा क्या रहे, 0 रहे।
त्वरण जीरो कब हो सकता है, जब रिजल्टेंट फोर्स उस पर लगने वाला जीरो हो। ठीक है, तो अब ऐसा करने के लिए अब देखिए मैं अगर बात करूं तो आप एक चीज सोच के चलिए, यहां अगर मैं E1 लिख दूं और यहां अगर मैं E2 लिख दूं तो मैं एक सिंपल वे में कह सकता हूं कि E1 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन E2। क्यों? क्योंकि जो ए पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज के पास है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे ये कण, अगर मैं जो बात कर रहा था कि बी से ए की ओर लेके आना है, किसको, Q0 को लाना है। तो जब Q0 को लाना है तो जब अब सोच के चलिए कि जब इंटेंसिटी इधर की ओर बढ़ती चली आ रही है तो क्या होगा कि मुझे फोर्स बढ़ाना होगा। ठीक है, और मैं फोर्स क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो मैं काम करने वाला हूँ यानी B टू A की तरफ जब मैं आने वाला हूँ तो उस टाइम जो फोर्स है वो मेरे विपरीत दिशा में लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, F। और इस F की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, F बराबर होता है Q0E होता है। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा हूँ यानी एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ किसके लिए, जो B2A है, और उसके लिए मैं जो F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ तो वो किसके विपरीत दिशा में लगा रहा हूँ, इस F के विपरीत दिशा में लगा रहा हूँ। यानी FExt जो है वो इक्वल है माइनस एफ के, और माइनस एफ का मतलब है कि EXT इक्वल टू माइनस के Q0E। ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्स वैद्युत बल के विपरीत दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि मुझे B2A वस्तु को लेकर जाना है, पॉइंट 4 को लेकर जाना है Q0 को। तो मुझे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है वो कहाँ लगाना पड़ेगा, वैद्युत बल की विपरीत दिशा में लगाना होगा। इसीलिए जो F एक्सटर्नल है वो किसके अपोजिट है, इलेक्ट्रिक जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब बल है, उसके विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ कि अब मुझे अगर कार्य निकालना हो तो मैं कार्य कैसे निकालूंगा, तो W यानी UA माइनस UB ये हुआ ऊर्जा का डिफरेंस, यानी स्थितिज ऊर्जा का डिफरेंस हुआ। इसको हम बोल सकते हैं WBA। ठीक है, WBA। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये आ जाएगी निकल के इंटीग्रेशन B to A F एक्सटर्नल इंटू, आप अगर दूरी की बात करते हैं तो यहाँ दूरी निकल आ जाएगी DR। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपने कितनी लिखी देखिए कितनी है, माइनस के BAQ0E और DR। तो ये जो है आपकी डेल्टा U निकल के आ गई A और B के बीच में निकल के आ गई। ठीक है, अब अगर आपको क्या करना है, ये आपकी दो पॉइंट के बीच में स्थितिज ऊर्जा का डिफरेंस है। ठीक, अगर आपको ऐसा मान के चले कि ये जो पॉइंट है अगर ये इनफाइनाइट पहुंच गया हो, ठीक है, पहुंच गया हो, इनफाइनाइट पहुंच गया हो। ठीक है, कहाँ पहुंच गया हो, इनफाइनाइट। तो अब अनंत से आप Q0 को किस पर लेके आ रहे हैं, A पर। तो बस यहाँ B को रिप्लेस कर देंगे आप किससे, इन्फिनिटी से। तो ये हो जाएगी आपकी डेल्टा U इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू A Q0E DR। ये आपका इस A बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच में ऊर्जा अंतर इस तरह से निकालते हैं, एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा इस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, और ये है क्या, कार्य। स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि अगर हम दो बिंदुओं के बीच में स्थितिज ऊर्जा का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, और यदि हम स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पर तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब बात करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखिए उससे पहले मैं आपको ये और बता दूं कि जो स्थितिज ऊर्जा है आप उसके बारे में उसका मात्रक भी जानते हैं, उसकी विमा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज आप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं नॉर्मली। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यानी वैद्युत विभव क्या है। ठीक है, तो वैद्युत विभव के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक सिंपल सी चीज है कि वैद्युत विभव, देखिए विभवांतर और स्थितिज ऊर्जा का अंतर दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। ठीक है, यानी जो हम ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है A और B, इनके बीच में यदि हम डेल्टा V निकाल रहे हैं, डेल्टा V का मतलब विद्युत विभवांतर निकाल रहे हैं, तो ये किसी भी रेफरेंस पॉइंट के लिए चेंज नहीं होने वाला। आप रेफरेंस पॉइंट कोई भी नहीं, लेकिन जो V होता है वो चेंज होता है रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि यदि, देखिए मैं अब बात करने लगूं, मैंने लिखा था डेल्टा जो डेल्टा U था वो लिखा था
V2A माइनस A और Q0 E इंटू डी आर। ठीक है, अब ये देखिए अभी तक हम बात करते हैं आवेश को लाने की, अब मैं बात कर रहा हूँ विभव के लिए। जब मैं विभव की बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं एकांक आवेश, एकांक आवेश। ठीक है, तो दो कंडीशंस थी, एक तो हम ला रहे थे इंफिनिटी से और एक हम लेके जा रहे थे बी पॉइंट से। हमने इसको बोला था केवल स्थितिज ऊर्जा और इसको बोला था डेल्टा यू। तो ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा अगर देखिए, जो स्थितिज ऊर्जा है यानी जो आपने W निकाला था, जो U निकाला था, U था आपका ये, इसको वैसे W से रिप्रेजेंट कर किया तो कार्य ही हमने इन्फिनिटी टू A माइनस Q0 और E इंटू डी आर, ये जो था ये आपकी स्थितिज ऊर्जा का था। अब मैंने बोला एकांक आवेश को यदि मैं इन्फिनेटिव से एक बिंदु तक लाऊं, यानी यहां मैं रिप्रेजेंट करता हूं, देखिए ये 0.4 था। ठीक है, और यहां एक बिंदु है A और मैं इन्फिनेटिव से यहां से और एक एकांक आवेश को ला रहा हूं, एकांक आवेश को ला रहा हूं कहां तक, यहां तक। तो अब मैंने जो किया गया कार्य निकाला था वो ये है, लेकिन Q0 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ Q0 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, या जो Q0 अब एकांक आवेश मान के चले या आप ऐसे समझ के चले, या तो Q0 को 1 मान लें, या आप इस W को अगर भाग कर देते हैं W अपॉन Q0 से, तो ये उस टाइम भी आपका विभव होगा। ठीक है, यानी इस A पॉइंट के लिए क्या होगा, ये विभव होगा। ठीक है, तो विभव का मतलब समझिए कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, लेकिन किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत। ठीक है, अब आप एकांक आवेश को चाहे तो इस Q0 को 1 मान के कर सकते हैं या Q0 से इस पूरे W को भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड हो गए। अब डेल्टा यू के लिए ये सूत्र लिखा हुआ है, तो W क्या है, यानी इसको आप कह सकते हैं W और इन माइनस इन्फिनिटी टू B टू A Q0 E इंटू डी आर। अब आप इसको अगर Q0 से भाग कर दें, यानी ऐसा मान के चलिए कि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ एक बिंदु A हुआ, यहाँ एक बिंदु B हुआ, B टू A आप एकांक आवेश को ला रहे हैं, B टू A एकांक आवेश को आप ला रहे हैं, तो उस टाइम कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उस टाइम क्या कार्य करना पड़ेगा, आप Q0 को भाग कर दीजिए कार्य से, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र आया था, आंसर आपका आ जाएगा। तो याद आएगा नॉर्मली आपका जो सूत्र निकल के आएगा W बराबर माइनस B टू A E वेक्टर इंटू डी आर। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, विभवांतर निकल के आ जाएगा दो पॉइंटों के बीच में। मैंने बोला ये परिवर्तित नहीं होता, आप रेफरेंस पॉइंट कोई भी लीजिए, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग इसकी अगर मात्रक की बात करते हैं तो जूल पर कूलाम इसका क्या होगा, मात्रक होगा, जूल पर कूलाम इसका क्या होगा, मात्रक होगा। ठीक है, और विभवांतर के लिए भी देखिए, वैसे इसको नॉर्मल हम एक मात्रक को बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम यूज करते हैं, जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नापी जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होती है, क्योंकि जो छोटे आवेश होते हैं उनके लिए ये जो जूल मात्रक है काफी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा को काउंट किया जाता है। आगे ये तो आपने विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और जो इसकी विमा है वो आप W/Q0 से निकाल सकते हैं। W का मतलब है mL²T⁻⁻2 और नीचे Q0 का मतलब है 80, उससे निकाल सकते हैं। और जूल पर कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं, और यही मात्रक वोल्ट इसका भी है, विभवांतर में दोनों का मात्रक एक ही है। ठीक है, अब बाकी तो देखिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, उसमें किस तरीके से आपको ये विभव निकालना होगा। ठीक है, यानी आप ये कैसे विभव प्राप्त कर सकते हैं, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको अलग अलग जो टाइप हैं उनके जरिए निकालनी आपको सिखा दी है, तो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ज्ञात होने पर विभव कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई थिंक आपको ये आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू।